तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है आपका समास। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम की, तो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको ग्रामर नहीं आती, वहां पर पेडागोजी ज्यादा आती है। लेकिन ग्रामर के आपके 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सीटेट के आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं उसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा 1 नंबर का, कभी समास पूछ लेगा, कभी संज्ञा वगैरह पूछ लेगा। तो 2 से 3 नंबर की बस आती है, तो उसके लिए आपके लिए काफी रहेंगे जो मैं चैप्टर करा रहा हूं। लेकिन अगर बात करें यूपी टेट के एग्जाम की, तो आपकी प्योर ग्रामर वहां पर आती है यूपी टेट के एग्जाम में। और ग्रामर के अंदर अगर समास की बात करूं तो 100% मान के चलिए आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है आपका समास वाला चैप्टर, चाहे आपका फिर कोई भी टेट का एग्जाम हो। इनफैक्ट जब आप लोग सीटेट यूपीटेट वगैरह पास कर लोगे, आगे जो भर्तियां निकलेगी, जो वैकेंसी निकलेगी, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय की निकले, सुपर टेट निकले, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की निकले, तो वहां पर हिंदी के अंदर आपको समास देखने को जरूर मिलेगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज की वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देखने के बाद इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो, ताकि दोबारा इसको देखने की जरूरत आपको ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं आपके आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है समास। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सीटेट यूपीटेट और बाकी के टेट के एग्जाम की तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बिना कहे आप लोग कर दिया करो। चलिए पहले पढ़ेंगे समास के बारे में, फिर पढ़ेंगे समास के प्रकार के बारे में, और आराम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई चीज आपकी छूट ना पाए। पहले शुरुआत करते हैं समास की, कि आखिरकार समास क्या होता है। एग्जाम के अंदर कई बार समास की डेफिनेशन भी पूछी गई है। देखिए सिंपल सा समझिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, इस नए शब्द की बनने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। आप लोग समझ गए। जैसे ये आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 शब्द है, एक है गंगा और एक है जल, तो गंगा और जल को मिलाकर क्या बन गया? गंगा जल बन गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, राज प्लस पुत्र, 2 शब्द मैंने मिलाए, 2 शब्द को मिलाकर क्या बन गया? राजपुत्र बन गया। तो ये 2 शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया बन रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, हथ जमा कड़ी, तो क्या बन जाएगा आपका? हथकड़ी बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, 2 शब्दों या 2 से ज्यादा शब्दों से जो नया शब्द बनना है, जो ये नए शब्द बने हैं, गंगा जल, हथकड़ी, राजपुत्र, इसकी प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। एक बात तो आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जानने वाली है, जो आपके एग्जाम में भी पूछ गई है। जो आपकी जो समास की प्रक्रिया होती है ना, इस समास की प्रक्रिया में जो शब्द होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, उनको छोटा किया जाता है। छोटा मतलब उनको संक्षिप्त किया जाता है, उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो समास के अंदर शब्दों को क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण उनका किया जाता है, उनको छोटा किया जाता है। जैसे यहां पर बोलेंगे गंगा का जल, इसको छोटा कर दिया, लिख दिया सीधा गंगा जल। राजा का पुत्र, उसको सीधा बोल दिया राजपुत्र। तो देखो शब्दों को क्या कर दिया? उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, यानी शब्दों को छोटा कर दिया। ये भी निशानी होती है आपके समास की, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको समास क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। देखिए समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। इन्हीं 6 प्रकार में से एग्जामिनर कोई सा भी आपको उठाकर दे देगा, ना तो मुझे पता है ना किसी को पता है इन 6 में से कौन सा आएगा, लेकिन इनमें से जरूर आपके 1 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए 6 समास कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो 6 समास होते हैं आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से, ताकि आपको सारे एक ही बारे में क्लियर हो जाए। देखिए पहले बात करते हैं आपके अव्ययी भाव समास की। इसके अंदर आपको 2 बातें जानने जरूरी है। इसके अंदर आपको 2 बातें जाननी जरूरी है, आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो पहली चीज होती है, इस समास की जो पहली निशानी होती है, ये जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग आपको मिल जाएगा, समझ जाना आपका अव्ययी भाव आपका समास हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे, इसलिए मैं एक सीक्वेंस आपको पढ़ा रहा हूं। पहले आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए, देन उसके बाद आपको समास पढ़ाया, ताकि आपकी ये चीज कवर होती चली जाए और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होता जाए, ठीक है। तो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं एक तरीके से आपका तैयारी करा रहा हूं। तो जिन शब्दों के शुरुआत में क्या लग जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ये होते हैं आपके उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल आपके ये रहे यहाँ पर अनुपरता, यथा, निर, आ, प्रति, अनु, भर, प्रति, पर, प्रति, ये सब आपके उपसर्ग के आपके एग्जाम्पल है। तो अव्ययी भाव की पहली निशानी हो गई कि इनके शुरू में उपसर्ग लग जाएगा, पहली निशानी आपकी हो गई। दूसरी बात इनकी क्या निशानी होती है? अगर चाहे तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल देने की बात आऊं, तो देखिए इसका सिंपल सा आपको एग्जाम्पल समझना है। इन एग्जाम्पल के अंदर आपको ये देता हूं एग्जाम्पल, प्रत्येक मैंने लिख दिया, तो प्रत्येक किससे मिलकर बन रहा है? प्रति
जमा एक, इन दो से मिलकर बनना है ना प्रति जमा एक। तो प्रति शुरू में क्या है, प्रति आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और ले लो कुछ, भरपूर लिख देता हूं। अगर मैं लिख देता हूं भरपूर या भरपेट, कुछ भी मैंने लिख दिया, तो भर जमा पूर, तो शुरुआत में क्या लग रहा है, भर। तो भर आपका क्या हो गया, इसके अंदर नहीं है, ये आपका, ये भी क्या है, भर आपका उपसर्ग आपका। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यही देगा कि बताइए भरपूर में कौन सा समास है। तो भरपूर में क्या, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि शुरुआत में उपसर्ग लग रहा है। तो इनकी पहली निशानी तो हो गई कि जिन शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव समास आपके कहलाते हैं। इसकी दूसरी निशानी आपकी ये होती है कि इनमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। वो क्या होता है, अव्यय होता है। अब देखिए इसका नाम ही अव्ययी भाव समास है, तो अव्यय क्या होते हैं, मतलब अव्यय का मतलब ये होता है, इसका सिंपल सी भाषा में समझिए अगर मैं बताऊं, कि जिन शब्दों पर किसी भी, एक बार कहो तो मैं लिख भी देता उसको, कि जिन शब्दों पर किसी भी लिंग का या फिर कारक का और काल का किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े, वो कहा जाते हैं आपके अव्यय शब्द आपके कहा जाते हैं। देखो यथा का लिंग बदल लो, ठीक है, कारक बदल लो, काल बदल लो, नहीं बदला जाएगा। जितने भी ये शब्द हैं इनका आप लोग बदल के देख लेना, ये आपके नहीं बदले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अव्यय आपके शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए दोनों निशानी। अव्ययी भाव समास की निशानी होती है कि इन शब्दों के शुरुआत में एक तो उपसर्ग लगा होता है, और ये क्या होते हैं, इसमें दोनों, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो पहला समास आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपके दूसरे समास की। दूसरा समास आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आपके अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है आपके तत्पुरुष समास में। अब देखिए तत्पुरुष समास की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें आपके कारक चिन्हों का यूज होता है। कारक चिन्हों का इसमें यूज होता है। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हेर, ये सब आपके क्या है, ये आपके कारक चिन्ह है। जिसके अंदर भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाएंगे तो समझ जाना आपका वो तत्पुरुष समास आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी क्या निशानी होगी, तत्पुरुष समास की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था आपके लिए राजपुत्र लिखा था। तो राजपुत्र का मतलब क्या है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां पर ये जो का है ये क्या है, ये आपका कारक है, ये रहा ना आपका, ये आपका कारक हो गया, ठीक। तो तत्पुरुष समास की आपको निशानी रखनी है, कारक चिन्हों का इसके अंदर यूज होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करूं तो इसके प्रकार की बात और करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा आपसे डीप में पूछा जाएगा तो इसके प्रकार आपसे पूछ लेगा। तो देखिए कारक चिन्हों के अनुसार इसके इस समास के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 समास को जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और पहले मेरे साथ ये वाली चीज याद करो एक बार, आपको याद हो जाएगी। ये जो कारक होते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हेरे, इसको 4-5 बार आप लोग करो। 4-5 बार करने के बाद ही आपको चीज याद हो जाएगी, आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद करनी है। तो देखिए तत्पुरुष के अंदर आपके 6 आपको कारक देखने हैं इसके अंदर। पहला है कर्म तत्पुरुष कारक को, तो कर्म का क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसके अंदर आपको को का ही मिलेगा। कर्ण का हो जाएगा आपका कर्ण से, देखो अभी सिंपल अभी लिख रहा हूं, उसके बाद देखना। कर्ण का मतलब हो जाएगा आपका से, या फिर इसका मतलब हो जाएगा के द्वारा। ये दोनों चीज देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चा आपका संप्रदान, संप्रदान का हो जाएगा आपका के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। उसके बाद बचा आपका अपदान, अपदान का मतलब हो जाएगा आपका से, ठीक है, अपदान हो जाएगा से, मतलब पृथक होने के लिए, अलग होने के लिए। उसके बाद बचा आपका संबंध, तो संबंध हो जाएगा आपका का के की, क्या हो जाएगा, का के की, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष कारक की पहचान। उसके अलावा अधिकरण बचा आपका में और पर, ठीक है, अधिकरण बचा आपका में और पर। तो देखो ये आपके क्या है, ये जो कारक चिन्हों की आपकी पहचाने 6 कारक चिन्ह है। जैसा आपका पहले वाला है जो आपका कर्म तत्पुरुष कारक है। अब देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गगनचुंबी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि जो गगनचुंबी है इसमें कौन सा कारक है। अगर एग्जामिनर ने सिंपल दे दिया तत्पुरुष तो तत्पुरुष मार देना, लेकिन तत्पुरुष के प्रकार पूछ लिए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जो सामने आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, किसको, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष कारक हो जाएगा। एक और लिखो माखन चोर, एक और लिखो माखन चोर, यानी माखन को चोरी करने वाला, तो क्या आ रहा है, को, माखन को चोरी करने वाला, ठीक है, कृष्ण जी के बारे में बात कही जा रही है। तो हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण का एग्जांपल ले लो। कर्ण का देखो क्या लोगे, मैं लिख दो भूखमरा, मैंने लिख दिया भूखमरा,
यानी भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ, क्या ये ना, भूख से मरा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपके संप्रदान की, तो देखो संप्रदान के में क्या आ रहा है, के लिए। अगर मैं लिख दूं विद्यालय, अगर मैंने लिख दिया विद्यालय, विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर, ठीक है। अगला बच्चा आपका अपदान, अपदान के अंदर आपका क्या रहा, से अलग होने के लिए मैंने इसमें लिख दिया नेत्रहीन। एग्जामिनर पूछेगा बताइए नेत्रहीन में कौन सा कारक है, जो अपने नेत्रों से हीन है, कैसा है, जो अपने नेत्रों से हीन है, वो होता है आपका नेत्रहीन, तो आपका अपदान हो जाएगा। अब अगला आ गया आपका संबंध, जिसके अंदर आपको काक एक ही देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं लिख दूं सेनापति, अगर मैं लिख दूं सेनापति, उद्योगपति, राष्ट्रपति, ठीक है, इस तरीके के जितने भी पति है, तो सेनापति इसका मतलब सेना का पति, क्या हो जाएगा, सेना का पति। अगर मैंने लिख दिया पुष्प वर्षा, अगर मैंने लिख दिया पुष्प वर्षा, तो पुष्पों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, ठीक है, यहां पर आगे ना काके की देखने को मिलेंगे, तो हो जाएगा आपका संबंध। अब बचा आपका आखिरी अधिकरण, अधिकरण में क्या है, में पर। अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल जल समाधि लिख देता हूं, अगर मैंने लिख दिया जल समाधि, जल समाधि के अंदर क्या हो जाएगा, जल में समाधि, क्या होता है, जल में समाधि लेने वाला। अगर मैंने लिख दिया आप बीती, अगर मैंने लिख दिया आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती में अधिकरण समास है, क्योंकि इसका मतलब है आप पर बीती हुई, ठीक है, आप पर बीती हुई। तो फ्रेंड्स ये 6 आपके थे जो आपके इसके तत्पुरुष समास के आपके प्रकार थे, इन 6 के 6 को देख लेना और एक बार अपने मन के अंदर ये वाला दोबारा करना, कर्ता ने कम को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हेरडे, आपको ये याद हो जाएगा, ये आप इसको कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो आप इनको समझ गए, एग्जामिनर किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा, नेत्रहीन बताइए नेत्रहीन में कौन सा समास है। अगर सीधा ऑप्शन में तत्पुरुष है तो तत्पुरुष मार देना, अगर तत्पुरुष के प्रकार दे दिए 6 फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, अपदान आपका हो जाएगा। तो तत्पुरुष आप लोग समझ गए। चलिए अब बात करते हैं आपके द्विगु समास की। इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, द्विगु के अंदर और बहुवीरी के अंदर। देखो जो आपका द्विगु समास होता है, तो द्विगु समास की आपकी सिंपल सी निशानी होती है कि इसमें पहला पद जो होता है वो संख्या होते हैं, जिस शब्द में पहला पद संख्या होगी वो आपका द्विगु समास देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने लिख दिया चौराहा, मैंने लिख दिया चौराहा, 4 राहों वाला, ठीक है, 4 राहों वाला, शुरू में पहला शब्द क्या हो गया, संख्या, चौराहा, ठीक। अगर मैंने लिख दिया सप्ताह, अगर मैंने लिख दिया सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का, तो पहला शब्द संख्या आ गया ना। अगर मैंने लिख दिया आपके लिए त्रिकोण, मैंने लिख दिया आपके लिए त्रिकोण, 3 कोण वाला, शुरू में संख्या आ गया ना, तो त्रिकोण हो गया। तो द्विगु समास की आपकी निशानी होती है कि जिनका पहला शब्द आपको संख्या देखने को मिलेगा वो आपका द्विगु शब्द होता है। अब देखिए इसके अंदर बच्चे बड़े जो कंफ्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आपके ये कुछ शब्दों में। जैसे इसके कुछ अपवाद है, कैसे, त्रिनयन, त्रिनयन मतलब जिसके हैं 3 नयन, ये बात हो रही है यहां पर शिव जी के लिए बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, शिव जी के। अब देखो यहां पर भी त्रि देखने को मिल रहा है और यहां भी त्रि देखने को मिल रहा है। द्विगु समास के अंदर पहला शब्द संख्यावाचक मिलेगा, लेकिन किसी और शब्द के लिए वो मीनिंगफुल नहीं मिलेगा, किसी और शब्द के लिए अर्थ नहीं देखने को मिलेगा, और खासकर देवी देवताओं के लिए, भगवान के अन्य नामों के लिए नहीं मिलेगा देखने को। तो यहां पर त्रिनयन आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है शिव जी। चतुर्भुज के अंदर शुरू का पहला शब्द संख्यावाचक आ रहा है, लेकिन ये किस शब्द की ओर इशारा कर रहा है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, यानी विष्णु जी को बोल रहा है। उसके अलावा अगर मैंने लिख दिया एक दंत, तो आप क्या होगा सर, एक दंत के अंदर तो एक आ रहा है, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा, नहीं। एक दंत किसकी तरफ को इशारा दे रहा है, एक दंत का मतलब कहा जाता है एक दांत वाला, यानी कि गणेश जी को कहा जाता है। एक दंत किसको कहा जाता है, गणेश जी को। अगर मैं लिख दूं दशानन, तो फिर क्या होगा सर जी, दशानन में फिर 10 आ गया, तो इसका मतलब द्विगु हो गया, नहीं। तो देखो ये किसी और की तरफ आपका इशारा कर रहा है, दशानन का मतलब है 10 सिरों वाला, यानी बात हो रही है यहां पर रावण की बात हो रही है। तो आप लोग मेरी बात को समझे, ठीक है। तो यही आपके होते हैं द्विगु समास, जिनमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, लेकिन जो आपके ये शब्द दिख रहे हैं ना, ये आपके किसी और अर्थ के लिए आपके लिए जाने जाते हैं, खासकर जो देवी देवता होते हैं, भगवान के दूसरे नाम होते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। अब बात करते हैं अगले समास की। अगला समास आपका द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास सबसे आसान समास आपका यही है, क्यों, इसकी सिर्फ एक निशानी है, इसके अंदर आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, ये आपका योजक चिन्ह है, ये वाला। जिन शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, समझ जाना आपका क्या है, वो द्वंद्व समास है। अब वो कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैंने लिख दिया सुख और दुख, एग्जामिनर पूछेगा सुख और दुख में कौन सा समास है, तो सुख और दुख के बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने लिख दिया लाभ हानि, अगर मैंने लिख दिया लाभ हानि, तो लाभ हानि के अंदर क्या आ रहा है, योजक चिन्ह, लाभ और हानि, द्वंद्व समास हो जाएगा।
अगर मैंने लिख दिया भला बुरा, अगर मैंने लिख दिया भला बुरा, तो भला या बुरा, भला या बुरा। ठीक है, आप लोग एक बात देखो, जब इन समाज का हम विग्रह कर रहे हैं यानी इनको अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या निकल कर आ रहा है? और निकल कर आ रहा है, या निकल कर आ रहा है, एवं निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो द्वंद्व समाज के आपको निशानी रखनी है कि इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और इसमें जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों पद इसमें आपको प्रधान देखने को मिलेंगे। सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है, लाभ भी प्रधान है, हानि भी प्रधान है। ठीक है, दोनों प्रधान है, दोनों खुश रहते हैं। चलिए बात करते हैं आपके अगले समास की। अगला समास आपका बहुब्रीहि समास, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको कंफ्यूजन होती है द्विगु में और बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास में आपको दो चीजें याद रखनी है। इसमें जितने भी आपके नाम देखने को मिलेंगे वो मोस्टली आपके देवी देवताओं के, ठीक है, वो आपके देवी देवताओं के या भगवान के अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे, भगवान के अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी आपको ऐसे नाम देखने को मिले तो आंख बंद करके आप बहुब्रीहि लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक दंत बताया, गणेश जी को कहते हैं दशानंद। ठीक है, रावण के लिए बोला जा रहा था, देवी देवताओं में तो कह रहे नहीं रावण। तो इसी तरीके से आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ऐसे शब्दों का मेल जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसमें तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, खासकर वही देवी देवताओं या किसी और अन्य नाम के लिए। ठीक है, तो ये होता आपका बहुब्रीहि समास इसके अंदर होता है। इसके अंदर कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए थे, चाहे तो और लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं। अगर मैंने लिख दिया महावीर, अगर मैंने लिख दिया महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, तो महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। चतुर्भुज का मैंने आपको बता दिया, चार भुजाओं वाला विष्णु जी को कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने लिख दिया प्रधानमंत्री, प्रधान भी प्रधान सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आपके अगले समास की। अगला समास आ गया आपका और लास्ट समास आपका कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास की चाहे तो पूरा पढ़ लीजिए, चाहे इसमें सिंपल कर लीजिए। जब हम विग्रह करते हैं, जब शब्दों का विग्रह करते हैं, उनको अलग करते हैं, तो विग्रह करने पर आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? के समान और है जो, इनको याद कर लेना। ये इसकी निशानी होती है आपके कर्मधारय समास की, आपकी निशानी होती है। ठीक है, कर्मधारय समास की निशानी होती है, अलग करने पर आपको है जो और के समान मिलेगा। अब देखिए पहले तो इसकी वो टर्म समझिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, सीधा आपको इस तरीके की डेफिनेशन देता है और पूछता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो जो चीजें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इजीली वे में पढ़ा रहा हूं वो तो आपके समझाने के लिए, लेकिन जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है लिखी हुई, वो आपके लिए क्या है, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और समझ जाने याद भी क्या करनी पड़ेगी, तो आपके एग्जाम में सेम एज इट इज उठ कर आ जाती है। तो जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो होता है आपका कर्मधारय। और मैंने आपको ट्रिक इसके अंदर बताई दी कि इसमें के समान विग्रह करने पर के समान और है जो मिले तो समझ जाना आपका कर्मधारय समास होगा। वो कैसे, देखिए अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, बताइए महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा का क्या मतलब है? महान है जो आत्मा। क्या मतलब है? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये ठीक है, तो क्या आ गया? महान है जो आत्मा। ये देखो आ गया ना आपका विग्रह करने पर, महान है जो आत्मा। एक और लिख सकते हो, एक और क्या लू, कमल नयन ले लेता हूं, कमल नयन ले लिया, तो कमल नयन का क्या निकलेगा? कमल के समान नयन वाला, कमल के समान नयन वाला। ठीक है, कमल के समान नयन वाला। तो यहां पर क्या आ रहा है? के समान। क्या आ गया आपका? के समान आ गया। तो ये किसकी निशानी है? आपके कर्मधारय समास की आपकी ये पहचान होती है, आपकी ये निशानी होती है। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको समास बता दिया, समास के प्रकार बता दिया, उनके बारे में डिटेल से बता दिया। एक बार हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आप समास को कभी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं दे पाओगे, इतना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि